In the last class, good afternoon again, everybody. We had talked about on being a bore and how many types of bores are there in the society. कितने तरह के bores होते हैं जो राइटर रॉबर्ट लिंड ने डिस्क्राइब किया है और आप अपनी तरफ से भी लिटरेचर में ऐड कर सकते हैं कि आपको कितनी तरह का बोर्स आपके सामने समक्ष आया है। कहीं आप भी तो बहुत बड़े बोर नहीं है ना, नहीं हुए ना किसी के मेरे लिए तो हो गए। अब मैं बोल रही हूँ सवाल चुप वो भी बहुत लगता है अरे कहाँ फंस गया इंसान, बच्चे बोल ही नहीं रहे, पूछे जाओ कोई जवाब ही, नो रिस्पॉन्स। इवन दैट बिकम्स वेरी 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 बोरिंग। हमको कोई कहा जाए एग्जाम में लिखने के लिए हम तो इंक्लूड कर लेंगे। There are a lot of students in the class, they never answer, they never respond, they are the greatest bomb board. चलिए हंसी मजाक की बात खत्म, आइए बात मुद्दे पे। और आज पढ़ रहे हम लोग एक सीरियस टॉपिक है, इंडिया अगेन। तो ये शीर्षक समझिए, इंडिया अगेन। ये ऐसे प्रोज सेक्शन में है और जिसका मतलब है जो जिसने इसको लिखा है वो एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर है, जो कि बहुत हिंदुस्तान से उनको लगाव हो गया था और इतना ज़्यादा लगाव हो गया था, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो कई बार वो आए और जैसे यहीं के होके रह गए। वो इतनी लगाव थी उनको, हो गई थी इंडिया से। अब हमको अपनी कंट्री से लगाव हो ना हो, लेकिन ऐसी भी ज़रूर ऐसे किस्से सामने आए हैं जो ब्रिटिशर, एक इंग्लिशमैन को इंडिया से लगाव कितना ज़्यादा हो गया था कि वो यहीं के होके रह गए। और वो क्या क्या उन्होंने जो अपने 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 राइटिंग में लिखी, स्टोरीज में लिखी है, उन्होंने लिखा है जो इंडिया को उजागर करके रख दिया है। बहुत सारी बातें जो हम अपनी इंडिया के बारे में नहीं जानते वो उन्होंने लिखा और उनके तहत उनके ज़रिए से हम इस बात को जाने कि हाँ इंडिया अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी ऐसे ऐसे हुआ भी करता था। चलो कितनी अंदर की बात वो सामने ला के रखे हुए हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग, किसी भी चीज़ को अगर देखिएगा कि इंडिया की बात है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, अच्छा ये हमारे हमारे कंट्री की बात है। तो किसी इंडियन राइटर ने नहीं लिखा है, ये लिखा है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, जो कि एक ब्रिटिशर थे और उनको बहुत लगाव हो गया था। चलिए बात करते हैं इंडिया अगेन की। तो शीर्षक पे बात आती है फिर, इंडिया अगेन। शीर्षक का मतलब क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है इंडिया अगेन? यानी इंडिया का पुनः विकास। हाँ देखो, बोलने में घबराओ नहीं, तुम सही हो, तुम सोच के इस बात को मान के चलो कि मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ चलो बोलो, इंडिया अगेन। ये बहुत ही खूबसूरत शीर्षक है, इंडिया अगेन, इस ऐसे का। भारत में। आगे इसका क्या मतलब हुआ? शीर्षक समझ में आ जाएगी तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जो शीर्षक है ना वो इस ऐसे की जान है, इस ऐसे का जो सोल है, पूरा निचोड़ जो है ना इसका शीर्षक। सोचो सोचो, लिटरेचर में सोचने के लिए बहुत छूट मिलती है। सोचो, दिमाग की बत्ती को जला लो। इंडिया अगेन, जैसे तुमको कहीं किसी रेस्टोरेंट का तुमको यानी खाना मैं हेलो मैम, जैसे इंडिया 1947 के पहले, इंडिया 1947 के बाद, यानी दोबारा इंडिया। दोबारा इंडिया क्या? यानी आजादी से पहले जितने सारे जो हुई थी उसके बाद और उसके पहले। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि आज़ादी के पहले क्या होता है, वही इंडिया अगेन मतलब फिर इंडिया क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा तुम मैम जब वो दोबारा हेलो हेलो, हाँ हाँ मैम बोल रहे हैं कि इंडिया गेन का मतलब वो दोबारा जो आए थे हम्म
सही है। 1912 में और दोबारा आए थे। 1921। दोबारा जो आए थे, तो क्या कारण से दोबारा आए थे? दोबारा कहीं आप क्यों जाते हैं? यू गो टू, आप कहीं यू गो एंड विजिट अ प्लेस, किसी प्लेस को आप विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप दार्जिलिंग जाते हैं और आप टाइगर हिल पे जाते हैं, सनराइज देखते हैं वहां से। आप जब वापस आते हैं तो आपको लगता है कि टाइगर हिल अगेन। यस यस। जब पहली बार हम फूल से तो दर्शन क्या नहीं पाते मतलब तो दूसरी बार करते हैं। इस बात में वो इतनी पैशन है, इतनी फीलिंग है। जैसे हमने कहा कि हम बहुत अच्छा लगा था दार्जिलिंग से जा करके और वहाँ से टाइगर हिल जा करके और सनराइज देखना। टाइगर हिल अगेन, अगर हम इस बात के लिखेंगे तो इस शीर्षक में कितनी बातें छुपी हुई हैं। कैसी क्या बात थी वहां पर, ऐसा क्या मिल गया था वहां पर कि शीर्षक बन गया टाइगर हिल अगेन। बहुत राज इस शीर्षक में ही राज छिपा हुआ है इस ऐसे का। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड वैष्णो देवी जाकर के लौटे थे, गए थे। मैं नहीं गई थी, बुलावा पे होता है, मुझे मेरा बुलावा नहीं था, तो जिनका बुलावा था वो अपना गए, वो गए और लौटे। और जब वो वापस आए तो दरवाज़ा जैसे ही घंटी बजी एंड व्हेन आई ओपन द डोर वो अंदर आया। तो हम बोले कि हम पूछे उनको कैसा रहा, तो दरवाजे से ही वो बोले आई गो अगेन, फिर जाए। ऐसा क्या मिल गया वहाँ पे, ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या मिल गया, ऐसा क्या हासिल हो गया वहाँ पे कि उन्होंने कहा कि मैं दोबारा जाऊँगा। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। नहीं नहीं, हम लोग को तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज में, शायद नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जिनको आवाज़ क्लियर है मैं फिर बता देती हूँ। मैंने पहले कहा कि मैं टाइगर हिल जाके सनराइज देखी और इट वाज अमेजिंग ब्यूटीफुल साइट। टाइगर हिल से सनराइज को देखना, उसके लिए लोग 2 बजे 3 बजे सुबह उठ जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं उसको देखने के लिए। सिक्किम गए थे हम लोग, वहाँ से दार्जिलिंग गए बस इसी मकसद से कि टाइगर से सनराइज देखना वहाँ से। और उसके लिए लोग प्रोसेस शुरू होती है 2 बजे से ही, प्रोग्रामिंग शुरू होती है 2 बजे रात में ही बुकिंग होगी टैक्सी की। टैक्सी 2 बजे 2 बजे आ जाएगा। अब 2 बजे वहां जाने के पहले लोग सुबह उठ जाते हैं, नहा वहा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, प्रोसेसिंग देखिए, और वहां सनराइज के पहले वहां पहुंच जाते हैं। सनराइज को आप अकेले नहीं होते हैं, कितने सारे लोग वहां पर, एक मजमा, एक भीड़ देखने के लिए सनराइज को। सनराइज देखते हैं और वहाँ लोग देखते के साथ कॉफ़ी पीते हैं और इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। अभी जब आपको हम बोल रहे हैं टाइगर हिल अगेन, इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब कि बहुत कुछ मिल गया वहाँ पे कि दोबारा जाने की इच्छा हो गई। जैसे मेरे हस्बैंड वैष्णो देवी जाकर के लौटे और जब घर के अंदर भी नहीं पहुंचे थे, बाहर से ही जब हमने पूछा ये कैसा रहा, बोले आई गो अगेन, दोबारा मैं जाऊंगा। कुछ नहीं, तुम कैसी हो, कैसा रहा घर में, कैसा, कुछ नहीं, आई गो अगेन। क्या मिल गया वहां पे? बहुत कुछ मिल गया वहां पे। उसी तरह से इस शीर्षक को समझिए, इंडिया अगेन। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या मिल गया था इंडिया में उनको, जो उन्होंने लिख डाली, कहानियां, किताबें इंडिया लिख का डाली। समझ में आया? यस मैम, यहाँ Yes, का ma'am. डिफरेंट कल्चर जहाँ और बहुत से मैंने वैरायटी। यार शीर्षक के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, द हेडिंग, इंडिया अगेन। डिड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक? भारत फिर से।
आया समझ में कि नहीं? दोबारा वो उनको बहुत कुछ मिल गया, इसलिए उन्होंने लिखी, शीर्षक बनाई उसको इंडिया अगेन। ठीक है, और बाकी लोग जो स्विच ऑफ किए हुए हैं वो मेरे लिए एब्सेंट हो चुके हैं। मैंने जो प्रेजेंट है उनको मैंने मार्क ऑलरेडी कर चुका, मैंने कर लिया उनको मार्क। और जिनका भी एब्सेंट है वो तो ऐसे 35 एब्सेंट है, रोल नंबर 4 साइमा एब्सेंट है, वो मार्किंग हो चुकी। अब रिपोर्टिंग जाएगी तुम्हारे पेरेंट्स को, क्लास नहीं करते हो। मेरे पास कोई फोन आएगा, मुझे नहीं पता, जो बच्चे हैं सामने हैं। रोल नंबर 31 तो एब्सेंट ही है, रोल नंबर 8 एब्सेंट, 6 एब्सेंट, 42 एब्सेंट। अभी बने रहोगे तो आपको प्रेजेंट करेंगे, अभी ए कर चुके हैं। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग इंडिया के। और बीच में डिस्टर्ब मत करिए, बार बार मुझे कहना नहीं पड़े कि कैमरा ऑन करो। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, डोंट वेस्ट टाइम। कैमरा ऑन करिए वरना रिमूव हो जाइएगा। अवनीश, रोल नंबर 8 अपना ही वेस्ट हो रहा है। रोल नंबर 31, अब बारी बारी थोड़ी किसी का नाम पुकारेंगे, जिसका भी ऑन नहीं है रिमूविंग देम। फिर बाद में मत बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया था, इसलिए कि मुझे रिमूव कर दिया गया था। विष्णु को रहने देते हैं, बाकी रोहित रोल नंबर 6 को भी एब्सेंट करते हैं आज। देखिए किस किस तरह से आप डिस्टर्बेंस बनते हैं। चलिए नाउ टू इंडिया अगेन। Hello, can you see the screen? India again. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. India again. India again. We were so much in love with India. He came here once, एक बार वो आए और यहीं के होके रह गए और दोबारा वापस वो लौटे। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है उनको E.M. फॉस्टर। अबाउट द ऑथर जानेंगे पहले। Edward Morgan Foster was born on 1879 and he died in 1970. He was the only remaining child of an architect. मतलब उनके भाई बहन और थे, लेकिन उनका भाई बहन सिबलिंग्स का डेथ हो चुका था। रिमेनिंग बस वही एक बच्चे थे, माँ बाप के इकलौते बच्चे। Don't disturb. Whoever is talking, keep quiet. एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर कब बॉर्न हुआ, कब उनका बर्थ हुआ? 1879 and he died on 1970 and he was the only remaining child. remaining का मतलब बता दिया कि बस एक वही बचे थे, बाकी सबका डेथ हो गया था। रिमेनिंग चाइल्ड ऑफ एन आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट के वो उनके फादर एक आर्किटेक्ट थे who died when the child was just 1 year old. और उनके फादर की भी मौत हो गई थी जब वो 1 साल के थे, उनके फादर गुजर गए। His mother was from a middle class family. मदर उनकी थी मिडिल क्लास फैमिली से। Morgan was the product of English upper middle class. इनके फादर थे अपर मिडिल क्लास के और इनकी मदर थी मिडिल क्लास। तो इनकी परवरिश क्या हुई? He was the product of English upper middle class family. एजुकेशन कहाँ हुई इनकी?
He was educated at Tonbridge School in 1893 to 97 and at King's College, Cambridge. Foster wanted to know Indians and to explore their imaginative universe. E.M. फॉस्टर जो थे वो चाहते थे इंडिया में एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना, इंडियंस को जानना कि किस तरह से वो क्या इमेजिन करते हैं, उनकी दुनिया जो कि बिल्कुल विचारों पे से बनी हुई है, क्या विचार करते हैं, इमेजिनेटिव यूनिवर्स, उनकी दुनिया क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं, उनकी क्या दुनिया है, किस तरह के लोग ये हुआ करते हैं, ये इंडियंस जो हैं. So his first visit to India was mostly for pleasure and to visit his friend Masood, whom he had met in 1910 at Cambridge. तो वो एक इंसान, मसूद नाम के एक इंसान से, शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई जब मसूद जब कैम्ब्रिज जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उन दिनों मुलाकात हुई थी. और पहली बार जब मसूद ने उनको इनवाइट किया कि तुम इंडिया आओ, तो प्लेजर ट्रिप का मतलब होता है ऐसे ही दोस्ती के नाते उन्होंने मसूद ने इनवाइट कर लिया और मॉर्गन इंडिया घूमने चले आए. प्लेजर मतलब किसी खास मकसद से नहीं, प्लेजर मतलब प्लेजर ट्रिप था, कोई काम था नहीं, वेकेशन के लिए छुट्टी थी, चलो टाइम था, मौका भी था, बुलावा भी था, चलो इंडिया का बुलावा था. और ये फिर वो मसूद से मिलने वो कब आए, वो जब मिले थे उनसे 1910 में ही कैम्ब्रिज में मुलाकात उनकी हुई थी. तो दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई कि वो इंडिया उन्होंने इनवाइट किया और वो मॉर्गन आ गए. अब देखिए, he visited India in 1912 and 13. So वो इंडिया आए 1912 में, 1913 आए और फिर वो 1921-22 में वो इंडिया में रहे, चले गए. ठीक है. एंड अगेन फिर वो वापस आए 1921 to 22. अब किताबें क्या क्या लिखी उन्होंने देख लीजिएगा. His literary work includes A Passage to India. ये जो इंडिया अगेन है ना, इसी A Passage to India से लिया गया एक्सट्रैक्ट है. ठीक है, ये एक नॉवेल है A Passage to India, जिससे निकाला गया है इंडिया अगेन. दूसरा है Where Angels Fear to Tread. ट्रेड का मतलब होता है चलना, टू वॉक, टू ट्रेड. ट्रेड मीन्स चलना. शीर्षक का नाम है वेयर एंजल्स. एंजल्स का मतलब होता है एंजल्स, फरिश्ता, आत्मा, परियां, एंजल्स फरिश्ते. जहां एंजल्स भी जाने से डरती, ऐसी जगह जहां पे एंजल्स भी, गुड सोल्स भी जाने से जो डरते जा. और अ रूम विद अ व्यू मतलब एक कमरा जिसकी, जहां से अच्छी व्यू आप देख सकते हैं. और क्या क्या व्यू देख सकते हैं उन्होंने वो लिखा उसमें. और शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन की किताब है द सेलेस्टियल ऑमनीबस, अ कलेक्शन ऑफ पेस्टरल एंड फैंसीफुल शॉर्ट स्टोरीज. और ये शॉर्ट स्टोरीज पर उसने कहानियों पे कलेक्शन लिखा हुआ. और ही पेन 6 नॉवेल, मतलब उन्होंने 6 नॉवेल्स लिखा उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने व्यूज, अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, उनका जो तजुर्बा जो मिला उनको, उसी के आधार पे उन्होंने अपने व्यूज लिखे. ठीक है. दिस वाज अबाउट द ऑथर. ऐसे तो
India Again. India Again is taken from one of his broadcasts given on BBC. तो उसी पैसेज टू इंडिया में एक चैप्टर था इंडिया अगेन, जिसपे उन्होंने BBC से ब्रॉडकास्ट किया था। BBC क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग न्यूज है मैम। न्यूज चैनल है, एक न्यूज़ चैनल। जहाँ से उन्होंने टॉक दिया था, एक प्रेजेंटेशन दिया था इंडिया अगेन के बारे में, और इसी प्रेजेंटेशन से फिर वो बुक फॉर्म में आ गया, आपके सिलेबस में आ गया। So India Again is taken from one of his broadcasts given on BBC on his return from India in 1945. तो जब 1945 में वो आकर के लौटे थे, उसके बाद उन्होंने BBC से एक अपना टॉक दिया था, ब्रॉडकास्ट दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा अबाउट हिज लास्ट विजिट टू इंडिया, अपने आखिरी विजिट के बारे में उन्होंने कहा इसका, एंड इसके बारे में पूरी वृत्तांत उन्हें कह सुनाई उस टॉक में कि क्या पाया है, क्या देखा है, क्या ढूंढा है, क्या मिला है, और सारी एक्सपीरियंस थी उनकी, सारा तजुर्बा था। ठीक है, और जब सेकेंड टाइम जो वो आए थे तो ही हैड कम टू अटेंड द पेन कॉन्फ्रेंस। ये पेन कॉन्फ्रेंस क्या है? एक कॉन्फ्रेंस था, सेमिनार था जयपुर में, पेन क्लब, राइटर्स क्लब था ये, है ना, जो लोग लिटरेचर में साहित्यिक गोष्ठी जो कहते हैं आप, तो पेन क्लब, द प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क। पेन का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क। साहित्यिक बातचीत होती थी, साहित्यिक लोग लिटरेचर से के बारे में बातचीत होती थी, साहित्य के बारे में बात होती थी। ठीक है, ये कहाँ था? ये जयपुर में हुआ था, जहाँ पर वो अटेंड करने आए थे। पहली बार तो वो प्लेजर में आए थे, अपने दोस्त से मिलने आए थे, और दूसरी बार उनको इनवाइट किया गया था, ये पेन क्लब ने उनको इनवाइट किया था। प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क, लिटरेरी क्लब, एक साहित्यिक क्लब था, बना था, जो उनको इनवाइट किया गया था कि आप कॉन्फ्रेंस में आके आप आइए। तो मकसद क्या था आने का? फर्स्ट टाइम he was invited by his friend, second time he was invited by Pen Club, which is a literary club, साहित्यिक एक क्लब था जिसके जरिए लोग मिलते थे और अपनी रचनाएं, अपनी कहानियां, अपनी कविताओं को सुनाते थे। क्लब में क्या होता है? यही सब होता है। अब देखिए, फॉस्टर लव्ड इंडिया। जो पहली बार जो वो इंडिया के बारे में सुने और जब वो इंडिया आते हैं, उन्होंने जो कुछ भी देखा वो उनको बहुत अच्छा लगा। ही लव्ड इंडिया। और ये लास्ट विजिट के बारे में ये इंडिया अगेन है, आखिरी विजिट जब वो किए थे। तो he had visited twice before, 2 बार पहले वो आ चुके थे। तो 1945 में तो लास्ट विजिट था, और फर्स्ट विजिट 1912 में था उनका, सेकेंड 1921 में, जहाँ पर उनको पेन क्लब के द्वारा बुलाया गया था। एट द पेन क्लब ही मेट इंडियन इंटेलेक्चुअल्स। बुद्धिजीवियों का वो एक गोष्ठी हुआ करती थी, एक मीटिंग हुआ करती थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लिटरेरी पीपल, पढ़े लिखे लोग, साहित्यिक बारे में चर्चा करने वाले लोग। और उन्होंने क्या देखा? एंड वाज सरप्राइज्ड एट देयर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो देखा कि जब पहली बार जब वो 1912 एंड 21 में आए थे, तब देखा कि ऐसी बात पहले नहीं थी। क्या चेंज, या इंडिया अगेन बता देते हैं आपको क्या क्या चेंज उन्होंने देखा, उसके बारे में भी है। 3 चेंजेस देखा था फॉस्टर ने। पहला चेंज ये था कि पेन क्लब में
पहले लोग साहित्य के बारे में बात करते थे, लिटरेचर के बारे में बात करते थे, कहानियों के बारे में बात करते थे, कविताएं अपनी सुनाते थे, एक दूसरे की सुनते थे, सुनाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? और जब वो 1945 में जब आया, जब पेन क्लब में वो आए दोबारा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो साहित्य के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। वहाँ बात अगर हो रही है तो पॉलिटिक्स में। तो कब ये हो रही थी बात? सरप्राइज हो गए वो, बिल्कुल वो सरप्राइज हो गए एट द इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स मोर देन आर्टिस्टिक एंड सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आर्टिस्टिक प्रॉब्लम नहीं, लिटरेचर के बारे में बात नहीं हो रही थी, कोई कहानी किताब, कोई कहानी कविता के बारे में बात नहीं हो रही थी, वहाँ बात हो रही थी सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में। He found them keenly interested in discussing political issues. और फिर उन्होंने देखा कि पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात हो रही है और डिस्कशन भी हो रहा है। जो भी हो रहा है डिस्कशन, साहित्य के बजाय बात हो रही है पॉलिटिक्स के बारे में। It was not so earlier. पहले ऐसी बात नहीं थी। It was not so earlier. पहले बात होती थी कुछ और, जिसके लिए पेन क्लब बना है उसी मुद्दे पे बात होती थी, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और हो रही है। और जब उन्होंने कोशिश की उन दखल करने की, तो लोगों ने अटेंशन ही नहीं दिया। When he tried to speak on the agenda, जब उन्होंने कोशिश की, भाई एजेंडा है कि हमको साहित्य के बारे में चर्चा करनी है, कोशिश करी जब उन्होंने बोलने की, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। No one paid attention. क्यों? As politics was of the utmost importance at that time. तो उस वक्त in 1945 बिल्कुल सबके बारे में, सबके पास एक ही टॉपिक था, वो था पॉलिटिक्स। तो ये था पहला चेंज। टेक्निकली आप लिखते चले जाएंगे, पहला चेंज क्या था। चेंजेस के बारे में इंडिया के उसने लिखा, क्या क्या देखा था और उन्होंने क्या पाया है। क्योंकि पहली लाइन था फॉस्टर लव्ड इंडिया, लेकिन वो ये भी देख रहे थे किस तरह से इंडिया चेंज कर रहा है। तो व्हाट वाज द फर्स्ट चेंज? द फर्स्ट चेंज वाज that people were more interested in politics. People were discussing politics. First change. Next change पे आते हैं। Foster noticed that externally India was the same. फॉस्टर ने देखा कि बाहरी से इंडिया बिल्कुल वैसी ही था, कोई चेंज नहीं, वैसे ही लहलहाते खेत दिखे खिड़की के बाहर, वही गंदी ट्रेनों में गंदी खिड़कियां, गंदे ट्रेन के कंपार्टमेंट्स, वही भूखे बच्चे, वही उतनी ही गर्मी, सब कुछ तो वैसे ही था। ट्रेन के बाहर का सीन तो बिल्कुल वैसे ही था, ट्रेन का भी सीन वैसे ही था। ट्रेन में गंदगी, गंदे शीशे ट्रेनों के बाहर देखा तो वही गर्मी, उतनी ही गर्मी, भूखे बच्चे, गरीबी, भूख। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा? बाहर से इंडिया वैसे ही है, अंदर से लोगों की सोच बदल रही है, ये देखा उन्होंने। Foster noticed that externally India was the same. बाहर से इंडिया में कोई चेंज नहीं था। Through the dirty windows, ट्रेनों के गंदे खिड़कियों से झांक करके देखा। He saw the same landscape, वही सीन, वही लैंडस्केप, monotonous, enigmatic, mysterious। monotonous मतलब एक ही तरह से, एक ही तरह की जिंदगी,
एक ही लकीर पे चल रही है, मोनोटोन, मोनोटोनस, एनिग्मेटिक, मतलब बस जो चला आ रहा है, कोई बदलाव नहीं है, एनिग्मा है उसमें। मिस्टीरियस है, मतलब पता नहीं क्या है, कोई राज छुपी हुई हर चीज़ में, हर शक्ल में एक राज छुपी होती थी। अब कोई ब्रिटिशर जब आता है तो हर शक्लें पढ़ता है, वो देखता है पता नहीं क्या छिपाए, क्या राज छिपाए हुए अंदर का, चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता था। कुछ लोग समझते थे कि ये ब्रिटिशर है, ये कुछ हमको हार्म पहुंचाएगा। सिनिस्टर का मतलब होता है कि हार्म पहुंचाने, ईवल, नॉट गुड। लोग घबराते थे कि ब्रिटिशर है, पता नहीं क्या करेगा, लोग भागते थे, उनसे दूर हो जाते थे। तो ये जो लोग नहीं जानते थे फॉस्टर को, वो यही समझते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बाहर से इंडिया वैसे ही था, लेकिन लोगों की सोच बदल रही थी। कैसे बदल रही थी लोग, कैसे सोच रहे बदल रही थी? जैसे पेन क्लब में लोग बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में, और एजेंडा पे बात नहीं कर रहे थे। हाँ, एनिग्मेटिक मतलब एक पहेली, एनिग्मा मतलब पहेली होता है। हर चीज़ एक पहेली की तरह होता है। हर चेहरे में एक पहेली नजर आती थी। कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है, कोई राज, हर चेहरा एक राज छुपाए हुए। सबकी आंखें कुछ ढूंढती नजर आती थी, और हर शख्स में उनको एक कहानी नजर आती थी। कभी कभी वो लगता था कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग डिस्टर्ब्ड हैं। उनको देख करके इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो, उनकी भूखमरी, उनकी पॉवर्टी। So poverty was seen everywhere. पॉवर्टी मतलब गरीबी हर जगह दिखी उनको। द चेंजलेसनेस वॉज द रियल इंडिया। तो यही रियल इंडिया उन्होंने कहा, दिस इज द रियल इंडिया। जो यहाँ के लोग हैं उसमें कोई चेंज उन्होंने नहीं देखा। जो चेंज वो न्यू देख रहे थे, वो बोले कि वो रियल इंडिया नहीं है। जो लोगों की सोच बदल रही है, दैट इज नॉट द रियल इंडिया। रियल इंडिया तो ये है, एक्सटर्नली जो है, जो दिख रहा है, वही वास्तविकता में वही रियल इंडिया है। वही भूखमरी, वही गंदगी, वही गर्मी, वैसे ही लोग, और हर चेहरे में छिपा एक राज, वो जानने की कोशिश करता रहा। उनके लिए पहेली बनती जा रही थी। ठीक है, तो दिस वाज द चेंज। पहला चेंज क्या था? पीपल वर डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, और उन्होंने समराइज कर दिया, बाहर से इंडिया वही है, अंदर से लोग बदल रहे हैं। ये पहला चेंज था। सेकंड चेंज ये है, द सेकंड चेंज विच मेड हिम हैप्पी, जो उनको खुशी दे दिया, वो पर्दा सिस्टम हट रहा था। ठीक है, द सेकंड चेंज विच मेड हिम हैप्पी वाज द लिफ्टिंग ऑफ द पर्दा सिस्टम। पहले औरतें सामने नहीं आया करती थी, और पर्दे में रहती थी, घूंघट में रहती थी। इट वॉज अ साइन ऑफ फ्रीडम फॉर वुमेन। जब उन्होंने देखा कि पर्दा सिस्टम अब उठ गया है, अब औरतें भी आने जाने लगी हैं और बातें करने लगी हैं, ड्राइंग रूम में आके बैठ रही हैं, फॉस्टर्स से बातें कर रही हैं। जब वो लोग इनवाइट करते थे डिनर पे या लंच पे, तो औरतें पहले नहीं आया करती थी। अब उन्होंने देखा कि नहीं, औरतें भी आने लगी हैं, तो कहा यहाँ ये फ्रीडम का एक साइन है। ये अच्छा है कि औरतों को फ्री कर दिया गया है कि तुम कहीं जाओ,
घूंघट साथ मत ले जाओ, घूंघट का उठाना बहुत बड़ी चीज थी। द लिफ्टिंग ऑफ पर्दा सिस्टम, सेकंड चेंज। तो पहला चेंज उनको विचलित कर दिया था, परेशान कर दिया था। जो दूसरा चेंज देखा उन्होंने, इस चेंज को वो देखे वो खुश हो गए। Earlier he had noticed that women were hardly ever seen. पहले जब कभी बुलाए जाते थे वो लंच और डिनर पे, तो औरतें आती ही नहीं थी। The women never came out. कोई उनको देख नहीं सकता था। और दूसरी विजिट में भी, इवन इन द सेकेंड विजिट, he only saw some who were educated. और दूसरी बार जब वो आए थे तो उन्होंने कुछ औरतों को देखा था जो कि एजुकेटेड औरतें थी, उनको देखा था पर्दे के बाहर। कुछ औरतें, he only saw some who were educated, but he was pleasantly surprised. वो बहुत उनको खुशी हुई है देख करके कि जब वो बाहर सड़क पर निकलने लगे थे, उन्होंने देखा कि औरतें भी ओपनली घूम रही हैं और तरह तरह की कलरफुल साड़ीज वो देख करके खुश हो रहे थे कि इंडिया कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कितना रिच कंट्री है, यहाँ की औरतें इतनी खूबसूरती से अपने को सजा के निकलती हैं, और कितना बढ़िया ये पहनावा, ये साड़ी जो हम लोगों का है वो कितना अच्छा है। और बहुत वो खुश हो गए कि चलो किसी भी कंट्री को प्रोग्रेस होने के लिए औरतों का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। Sorry, but he was pleasantly surprised to see them out on the streets openly. और कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस में तो वो औरतें ज्यादा थी, मर्द कम हुआ करते थे। और पेन कॉन्फ्रेंस में कहीं कहीं जब जाते थे जब तो वो देखे तो औरतें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी डिस्कशन में, और दे आउटनंबर्ड द मैन, मतलब मैन से ज्यादा औरतें हुआ करती थी। दिस इज द सेकेंड चेंज। According to Foster, until gender justice is ensured, Indian nationhood and freedom is still a distant dream. तो जब तक जेंडर इक्वालिटी नहीं होगा, औरत मर्द को समान दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता है। इंडियन नेशनहुड एंड फ्रीडम जब तक नहीं मिलेगा, फ्रीडम बहुत दूर का है जब तक कि मेन एंड वुमेन को इक्वल दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये था सेकंड चेंज। अब थर्ड चेंज तो जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्या ये है। The third change that he saw was the buffet system. बुफे सिस्टम क्या होता है आप सब जानते हैं, जब टेबल लगा होता है और आप अपने मन से खा सकते हैं। Yes, ma'am. खुद जो से मर्जी लेकर आप लेके खा सकते हैं, जो आपको नहीं मर्जी वो अपने प्लेट में आप नहीं लेते हैं। लेकिन पहले जब फॉस्टर ने देखा कि इस बार यार बुफे सिस्टम लगा हुआ है, तो अंदर से वो बहुत खुश हो गए थे। ये तीसरा चेंज था। दिस वाज द थर्ड चेंज दैट ही सॉ, एंड दिस वाज द बुफे सिस्टम। इसको बुफे पढ़िएगा, BUFFET, बुफे। In his previous visit he had painful experiences. मतलब इसके पहले जब वो आते थे तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी खाने के लिए। अब होस्ट ने जितना बनाया है 10 तरह की चीज़ें, तो 10 तरह की चीज़ें उनके पेट पे डाल देते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो पसंद नहीं आती थी वो उनको खाना पड़ जाता था, इसलिए कि छोड़ना पेट में बहुत ख़राब माना जाता है। तो वो क्या करते थे, नहीं चाहते हुए भी उनको बहुत कुछ ज़बरदस्ती खाना पड़ता था, जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो उनका बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था कि जो मिला सारे कुछ खाना पड़ रहा है। तो इस बार जब वो बुफे देखे तो वो बहुत खुश हो गए, चलो मैं अपनी मर्जी से अब खा सकता हूँ, कि मैं जो नहीं खाता हूँ वो मैं नहीं लूँगा। ठीक है। So in his previous visit, he had painful experiences whenever he was invited for dinners, but the buffet system was a relief.
तो उनको एक रिलीफ मिल गई, चलो अच्छा हुआ कि बुफे सिस्टम इंडिया में शुरू हो गया है, और ये एक वेलकम उनको लगा, ये साइन, चलो ये इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो पेन क्लब में ये 3 चेंजेस था उन्होंने देखा। आपको जानना एक नहीं है कि 3 चीज़ों को उन्होंने देखा, 3 चेंजेस को देखा था। At the Pen Club, one of the questions hotly discussed was the use of English in India. और इंग्लिश के जहाँ बात आती है तो उस क्लब में बहुत डिस्कस होता था कि लोग अक्सर बात करते थे कि इंग्लिश कितनी यूज़ करनी चाहिए, तो यूज़ ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। So, at the Pen Club, one of the questions hotly discussed was the use of English in India. Those from North, कौन सी भाषा यूज करें, तो नॉर्थ सोचते, नॉर्थ जो थे, नॉर्थ इंडियंस थे, वो प्रेफर्ड हिंदी और उर्दू। फ्रॉम बंगाल, पीपल प्रेफर्ड बंगाली, कि हम लोग इंग्लिश में क्यों बात करें, बंगाली में बात करेंगे। जो नॉर्थ में थे वो लोग सोचते थे कि क्यों हम लोग इंग्लिश में बात करें, हम लोग उर्दू में बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे। लेकिन बट राइटर्स फ्रॉम द साउथ, वो दे प्रेफर्ड इंग्लिश। Majority of the people Foster met spoke English. तो अधिकांश लोग जो, अधिकतर लोग जो फोस्टर के कांटेक्ट में आए, they were speaking English only. अब आखिरी विजिट, आखिरी पैराग्राफ पे हम लोग आ गए हैं। Foster's last visit to India came to a sudden end. उनकी आखिरी जो विजिट थी वो एक अचानक सडन एंड के तौर पे आई, और ही वॉज बैक इन लंदन इन दिसंबर मिडनाइट, और वो दिसंबर के मिडनाइट में वो वापस चले गए थे। टू फॉस्टर इट वाज नॉट लाइक हिज अराइवल एट दिल्ली, और फिर उनको लग रहा था कि जिस तरह से मैं घर दिल्ली जाया करता था, उस तरीके से उनका वापस आना भी उनको उतना अच्छा नहीं लगा जितना कि उनको अच्छा लगता था दिल्ली वापस आना। Hence, the author has attempted to elaborate the Indian life in its various true colors. और इस तरह से ऑथर ने कोशिश करी है, एक अटेम्प्ट है उनका कि इंडिया को दिखाएं उनका ट्रू कलर्स में, कि इंडिया वाकई इंडिया क्या है और उन्हें क्यों लगाव था इंडिया से। This was India again. So basically we are talking about the 3 changes. What was the first change which he saw? The first change was that people were speaking about politics. People were discussing politics, और साहित्य के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी. Nothing about literature. What he felt, he saw that India externally was the same. Internally, अंदर से लोगों की सोच बदल गई. Second change क्या था? तो उनको अच्छा लगा. पर्दा सिस्टम हटा, हटते हुए देख कर उनको अच्छा लगा कि किसी भी नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए फ्रीडम जरूरी होना है. जरूरी है. मेन एंड वुमेन शुड बी, वुमेन को फ्रीडम मिलना चाहिए. Yes, ma'am. और द थर्ड चेंज भी उनको अच्छा लगा. Buffet system. बुफे सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है. और उनका पेनफुल एक्सपीरियंस रहा पिछले विजिट्स में, कि उनको हर चीज खाना पड़ जाता था और उनके लिए पेनफुल हो जाया करता था. These were the 3 changes he saw. और एक तो बस this is the summarizingly speaking of it. और कुछ elaborate करके अगर आप लिखना चाहेंगे आप इसको और भी लिख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया, आप अपने इंडिया को अच्छी तरह से जानते हैं, आप इंडिया के बारे में, इंडिया क्या है, कल्चर क्या है, इसको आप समझिए, जानिए. और लिटरेचर में यू कैन यूज योर ओन इमेजिनेशन टू राइट अबाउट एनीथिंग. बेसिकली अगर देखा जाएगा तो कंटेंट यही है
the 3 changes that he saw in India. And why India again, मैंने आपको पहले बता दिया, शीर्षक ही इतना इंटरेस्टिंग है कि बता रहा है कि why India again. He wanted to visit again and again. बार बार वो आते थे यहाँ पे, बार बार आते थे, उनको इंडिया अच्छा लगता था, यहाँ के लोग अच्छे लगते थे, हर वो चेहरों को पढ़ते थे और हर चेहरे में कहानी ढूंढते थे। उन्होंने वैष्णो देवी पर भी वहाँ भी लिखा, द देवी ऑफ द हिल्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल, अगर पढ़िएगा तो। पटना में भी है उनका, बांकीपुर क्लब में वो आया करते थे, तो वहाँ पर उनकी चीज़ों को रखा गया है और उनकी किताबें हैं। और हम लोग जाते हैं पटना क्लब, तो न्यू पटना क्लब या बांकीपुर क्लब, तो उस पैसेज टू इंडिया अगर पढ़ते हैं आप, तो उसमें बहुत कुछ मोतिहारी के बारे में है और इंडिया के बारे में बहुत ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग कम जान पाए, और पढ़ के अच्छा लगता है कि बात चाहे कुछ भी हो, बात तो हमारे इंडिया के बारे में हो रही है। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। कितने लोगों को समझ में नहीं आई बात, बताइए, रेज योर हैंड्स। ऑल अंडरस्टूड? हेलो, Yes, ma'am. if all understood, in the next class Yes, we'll ma'am. take up. हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? हेलो, यस मैम, समझ में अच्छे से। कोई कुछ कह रहा है क्या? अगर समझ में आ गया है, if you have understood, then we will take the next essay by Jawaharlal Nehru, Life's Philosophy. ठीक है? Okay, ma'am. Yes, And now ma'am. don't go, I'm taking the attendance. जाइएगा नहीं आप। Okay, ma'am.